दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज के ठीक इस पॉइंट पर आज से 52 ईयर्स पहले एक प्लेन सीधा पहाड़ से जा टकराया था। हैरत की बात तो ये थी कि प्लेन टकराने के फौरन बाद कहीं गायब हो गया। ये 8,900 किलोमीटर लंबी साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन रेंज है, जहां 15,000 फीट ऊंचे पहाड़, नाकाबिले बर्दाश्त ठंड और खामोशी के अलावा कुछ नहीं मिलता। कई दिनों तक जब जहाज़ का ना मलबा मिला और ना ही कोई डेड बॉडीज़, तो अथॉरिटीज़ के सामने ये बात क्लियर हो गई कि अब कोई पैसेंजर नहीं बचा होगा। लिहाजा उन्होंने अब सर्च ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। न्यूज़ मीडिया में भी अगले कुछ दिनों तक प्लेन क्रैश की बातें चलती रहीं और उसके बाद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता वापस नॉर्मल होने लगा। लोग अब इस हादसे को भूल ही चुके थे, लेकिन इस हादसे के करीब 2.5 महीनों के बाद, एग्जैक्टली 72 डेज़ के बाद, अथॉरिटीज़ को गायब हुए प्लेन की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ। तो टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। ये यूरोग्वाय एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 थी, जिसने रियल लाइफ में एक मुआज़ा करके इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम लिखा है। 12 अक्टूबर 1972 को ये फ़्लाइट यूरोग्वाय की कैपिटल मोंटेविडियो से उड़ान भरती है। जहाज़ में रग्बी के प्लेयर्स थे, जिनको मोंटेविडियो से चिली के कैपिटल सेंटियागो तक एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर्स समेत जहाज़ में टोटल 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। टेक ऑफ के बाद अभी जहाज़ अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम की ख़राबी की वजह से उनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने ये फ़ैसला इस वजह से किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची एंडीज़ माउंटेन रेंज दीवार बनकर खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफ़ी ख़तरनाक हैं और मौसम की ख़राबी में इनके ऊपर से गुज़रना ख़तरे से खाली नहीं था। पायलट का प्लान था कि एक रात मेंडोजा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज़ के पहाड़ों को पार किया जाए। पर क्या मालूम था पायलट और तमाम पैसेंजर्स को कि अगले दिन उन पर कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अगले दिन यानी फ्राइडे 13 अक्टूबर को फ़्लाइट 571 ने मेंडोजा से टेक ऑफ किया। मैप में देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सेंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर्स का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर्स में सिर्फ एंडीज़ की 15,000 फीट ऊंची पीक्स हैं। लिहाजा फ़्लाइट का प्लेन रूट कुछ इस तरह का था कि पहले जहाज़ मेंडोजा के साउथ में जाएगा, अपनी हाइट गेन करेगा और फिर प्लेंचोन पास के बराबर पहुंचकर एंडीज़ की तरफ टर्न करके इन ख़तरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा और फिर चिली के शहर कोरिगो से दोबारा टर्न करके सेंटियागो में जाकर लैंड करेगा। फ़्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 के करीब फ़्लाइट कंप्लीट कर चुकी थी, लिहाजा उनको अपने आप पर काफ़ी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज़ साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज़ की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी लेयर ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से राब्ता जोड़ लिया, जो रेडार देखकर रेडियो के ज़रिए पायलट को उसकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीके से भी पायलट अपनी लोकेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी नोन लोकेशन को मद्देनज़र रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के ज़रिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस तरीके को एविएशन की ज़बान में डेड रिकॉग्निंग कहा जाता है। जैसे ही फ़्लाइट 571 प्लेंचोन पास के पैरेलल पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब ये 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज़ के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहे थे। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफ़ेद बादल। पायलट पूरी तरह से सेंटियागो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे डिपेंडेंट था। जैसे ही वो प्लेंचोन पास के करीब पहुंचे तो फ़्लाइट 571 कंट्रोल टावर के रेडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रेडार के सिग्नल्स बहुत कमज़ोर थे। इस मौके पर को पायलट ने डेड रिकॉग्निंग के ज़रिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21 पे सेंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कोरिगो के ऊपर पहुंच जाएंगे और उनसे अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन मांगी।
अब नॉर्मली प्लेंचोन पास से कुरिको तक पहुंचने में जहाज़ को 11 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनटों में कवर कर लिया था। ये चीज़ कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ़्लाइट 571 रडार में शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंड करने की परमिशन दे दी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि असल में को पायलट ने जहाज़ की जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था कि वो कुरिको के ऊपर है, लेकिन असल में वो उस वक्त प्लेंचोन पास क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तबाही फ़्लाइट 571 का इंतज़ार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज़ की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उनको ख़तरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने सफ़ेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, इस पॉइंट पे पायलट को अंदाज़ा हुआ कि असल में वो अभी तक एंडीज़ में ही मौजूद हैं। पायलट ने दोबारा एल्टीट्यूड गेन करने के लिए पूरी जान लगा दी। प्लेन की नोज़ अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस कि शायद ये चीज़ थोड़ा पहले कर ली जाती। फ़्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज़ से अलग हो गई। इस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह बर्फ़ से ढका हुआ था। बिना टेल और विंग्स के फ़्लाइट 571 का फ्यूज़लेज बर्फ़ में स्लाइड करता सीधा नीचे की तरफ आया और इस पॉइंट पर आकर रुक गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर्स मौके पर ही दुनिया से जा चुके थे, ख़ास तौर पर वो लोग जो जहाज़ के पिछले हिस्से में मौजूद थे। मौज़ाती तौर पे प्लेन के फ्यूज़लेज में 33 पैसेंजर्स की जान तो बच गई, लेकिन उनको काफ़ी चोटें लगी थीं। टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसमें से ज़बरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। ये इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज़ में फंस चुके थे, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते साथ ही जहां तक उनकी नज़र जा रही थी, बर्फ़ से ढके पहाड़ ही नज़र आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने साथियों की बॉडीज़ को बर्फ़ में दफना दिया। उधर प्लेन क्रैश की खबर ने चिलियन अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया था, पर उनको ये मालूम नहीं था कि वो असल में अर्जेंटीना में ही क्रैश हुए थे। बिना टाइम ज़ाया किए उन्होंने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसमें 4 एयरप्लेन्स ने हिस्सा लिया था। सुबह से लेकर शाम तक सस्पेक्टेड एरिया को सर्च करने के दौरान उनको ना ही कोई प्लेन नज़र आया और ना ही कोई मलबा। ये एक बहुत ही मुश्किल सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि नीचे सारे पहाड़ बर्फ़ की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इधर क्रैश साइट पे बचे हुए पैसेंजर्स के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन्स गुजर कर गए, लेकिन उनके लाख इशारे देने के बावजूद भी रेस्क्यू प्लेन्स की नज़र उन पर ना पड़ सकी। बाद में उन्हें एक लगेज में से लिपस्टिक मिली, जिससे उन्होंने प्लेन के फ्यूज़लेज के ऊपर बड़ा बड़ा SOS लिख दिया। लगेज बैग से बर्फ़ पर क्रॉस भी बनाया, लेकिन रेस्क्यू प्लेन्स की नज़र फिर भी उन पर नहीं पड़ सकी। टोटल 8 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद 21 अक्टूबर 1972 को तमाम पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर करके सर्च ऑपरेशन ख़त्म कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पे मौजूद पैसेंजर्स को कॉप्टेक में से ही एक रेडियो मिला, जिसको ट्यून करके उन्होंने खबर सुनी कि उनको ढूंढने के लिए चलाया जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जहां वो लोग पहले ही इतनी मुसीबत में थे, वहीं ये खबर उनको मज़ीद अफसोस में डाल गई। अपने बचने की जो आखिरी उम्मीद नज़र आ रही थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही 5 और पैसेंजर्स ज़ख्मों की वजह से जान से हाथ धो बैठे। अब क्रैश साइट पे सिर्फ 28 पैसेंजर्स बचे थे। उन्होंने जहाज़ के मलबे और लगेज को इकट्ठा करके प्लेन के फ्यूज़लेज को बंद किया, ताकि ठंड से बचा जा सके। उन्होंने कॉप्टिक के प्लास्टिक वाइज़र को काट कर अपने लिए ग्लासेस भी बनाए, जो कि बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट से कुछ हद तक बचा रहे थे। सीट कवर्स को गर्माइश के लिए इस्तेमाल किया और सीट के कुशन से स्नो शूज़ बना दिए। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट बार्स, 3 जैम के जार्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतलें थीं।
पहला हफ्ता तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये खाना आपस में डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब ये तमाम चीज़ें भी ख़त्म हो गईं तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो मज़ीद बीमार पड़ने लगे। एंडीज़ के इस हिस्से में उनको एनर्जी के लिए कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, और ऊपर से वो जिस रिच पर क्रैश हुए थे ना वहाँ से उतरना पॉसिबल था और ना ही ऊपर की तरफ हाइक करना। इस दौरान पैसेंजर्स की हालत ये थी कि इनका बॉडी वेट 40% तक कम हो चुका था। आखिर जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने मरे हुए साथियों की बॉडी पार्ट खाना शुरू कर दिए। जाहिर है ये फैसला बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भूख, प्यास और कमज़ोरी ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। क्रैश के 17 दिनों के बाद 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त एवलांच आया और उसने फ्यूज़लाज पर बुरी तरह हमला किया। बर्फ़ानी तोदे की स्पीड इतनी तेज़ थी कि पूरा फ्यूज़लाज अंदर तक बर्फ़ से भर गया। इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मारे गए। बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ लगा उन्होंने उससे बर्फ़ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत की नज़र हो रहे थे और बचे हुए अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों के बाद तक 3 और सर्वाइवर्स ज़िंदगी की बाजी हार गए। अब पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद इस वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर लें। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स प्राडो, कनिसा और विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी, क्योंकि ना ही उनके पास कोई प्रोफेशनल गेयर्स थे और सबसे बढ़कर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज़ की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पे निकल गए। पूरे 3 दिन तक लगातार हाइक करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ भी ना हरियाली थी और ना ही ज़िंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से एक जनाब वापस क्रैश साइट पर चला गया। पराडो और कनिसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउन हिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफ़र बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुँचे जहाँ पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना पैगाम उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस लोकल को आइडिया आया और उसने एक कागज़ और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। पराडो और कनिसा ने उस कागज़ पर सारा माजरा लिखा और वापस फेंक दिया। वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ ये लेटर चिलियन अथॉरिटीज़ तक ले गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 28 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स अभी तक ज़िंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन पहले पराडो और कनिसा को रेस्क्यू किया और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उनसे तफसील में इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 डेज़ के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स पराडो और कनिसा की निशानदही पर क्रैश साइट तक पहुंचे। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गेयर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर किया होगा। आखिरकार फ्यूज़लाज में मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र खोदकर दफन कर दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है। उम्मीद है त्रुट टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।